नमस्कार। आज हम जरा बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों पर। हाँ, ये एक जरूरी विषय है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है ना? लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसे टैकल कैसे किया जाता है? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कई सारे संगठन हैं इसमें लगे हुए। हाँ, और सबकी भूमिकाएं भी अलग अलग हैं। बिल्कुल, कोई पॉलिसी बनाता है, कोई विज्ञान पर नजर रखता है, कोई फंडिंग का इंतजाम करता है। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से संगठन हैं, क्या करते हैं और इनका हमारे पर्यावरण के भविष्य के लिए क्या मतलब है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, यानी यूएनईपी। हाँ। ऐसा लगता है कि ये पर्यावरण के मामलों में दुनिया का एजेंडा सेट करने वाला मेन प्लेयर है। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। यूएनईपी ये 1972 में बना था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा। और इसका मुख्य काम है मतलब यूएन सिस्टम के अंदर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर एक तालमेल बिठाना और दुनिया भर में पर्यावरण की एक तरह से वकालत करना, उसकी आवाज बनना। ओके, तो ये सरकारों को पॉलिसी बनाने में मदद करता है, साइंटिफिक जानकारी देता है। बिल्कुल, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। और ये सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि एक कार्यकारी एजेंसी के तौर पर प्रोजेक्ट्स भी चलाता है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल और रीजनल दोनों लेवल्स पर काम करता है। लेकिन यूएनईपी शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है अपनी रिपोर्ट्स के लिए। हाँ, ये कुछ बहुत ही प्रभावशाली आंकलन मतलब रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। हाँ, मैंने भी इनके बारे में सुना है, जैसे कि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यानी जीईओ रिपोर्ट। ये क्या खास करती है? जीईओ रिपोर्ट आप कह सकते हैं पर्यावरण की दुनिया का एक तरह से हेल्थ चेकअप है। अच्छा। ये रेगुलरली बताती है कि हमारे ग्रह की हालत कैसी चल रही है, क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या चुनौतियां हैं और हाँ, क्या अवसर भी मौजूद है। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत अहम दस्तावेज है। और एक और रिपोर्ट जो अक्सर चर्चा में रहती है वो है एमिशंस गैप रिपोर्ट। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये काफी चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट असल में आईना दिखाती है। ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें कार्बन उत्सर्जन में कितनी कटौती करने की जरूरत है। ओके। और दुनिया भर की सरकारें असल में कितने वादे कर रही हैं और इन दोनों के बीच कितना बड़ा फासला है। बाप रे। और ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि ये भी सुझाती है कि इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों के संदर्भ में हमारी प्रोग्रेस या कह लें उसकी कमी को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो ये रिपोर्ट सीधे तौर पर सरकारों पर एक तरह का दबाव बनाती है कि भाई और कदम उठाओ। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी है। ये क्या है? हाँ, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन के असर तो अब दिखने लगे हैं। हाँ वो तो है। तो हमें उनसे बचने के उपाय यानी अडेप्टेशन वो भी करने होंगे। ये रिपोर्ट देखती है कि दुनिया भर में अडेप्टेशन के प्रयास कितने हो रहे हैं और असल में जरूरत कितनी है। अच्छा। ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के खतरों पर भी रोशनी डालती है और एक्शन के लिए सिफारिशें देती है। और एक और अहम रिपोर्ट है ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट। हाँ, वायु प्रदूषण वाली। हाँ, जो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और हेल्थ पर उसके असर को उजागर करती है। तो ये रिपोर्ट सिर्फ मतलब एकेडमिक दस्तावेज नहीं है, ये एक्शन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार तैयार करती हैं। तो यूएनईपी का फोकस मुख्य रूप से पॉलिसी, विज्ञान और एजेंडा सेटिंग पर है, ठीक? लेकिन जमीनी स्तर पर विकास और बदलाव लाने में कौन मदद करता है? क्या यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की भूमिका आती है? सही पकड़ा, यूएनडीपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। इसका फोकस गरीबी कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने पर है, जिसमें पर्यावरण एक बहुत अहम पहलू है। अच्छा। ये लगभग 170 देशों में काम करता है और देशों को नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसोर्स मुहैया कराता है ताकि वो बेहतर नीतियां बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। ये खासकर जो सबसे कम विकसित देश हैं, उनकी मदद पर ज्यादा ध्यान देता है। और ये संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब ये यूएन की अलग-अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। बिल्कुल, यूएनडीपी एक तरह से संयोजक या कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है। ओके। इसका पैसा सदस्य देशों के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है और इसका कामकाज 36 देशों के प्रतिनिधियों वाला एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिखता है जो बारी-बारी से काम करते हैं। ये पर्यावरण परियोजनाओं को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाता है, अक्सर यूएनईपी जैसी एजेंसियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों पर काम करते हुए। तो हमने नीति यूएनईपी
और जमीनी विकास यूएनडीपी की बात की। राइट। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? खासकर विकासशील देशों के लिए जो बड़ी पर्यावरण परियोजनाएं हैं, उनको फंड करने के लिए क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF यहाँ तस्वीर में आती है? हाँ, GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण संगठन है। इसे 1992 के रियो अर्थ समिट से ठीक पहले स्थापित किया गया था। अच्छा, रियो समिट से पहले? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1991 में वर्ल्ड बैंक के तहत एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर हुई थी। अरे वाह, वर्ल्ड बैंक के तहत? ये तो वाकई दिलचस्प है। तो अब ये कैसे काम करता है? क्या अब भी वर्ल्ड बैंक के साथ है? नहीं, अब ये एक स्वतंत्र वित्तीय संगठन है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कई एजेंसियों की पार्टनरशिप पर आधारित है। अच्छा, कौन सी एजेंसियां? इसमें UN की एजेंसियां हैं जैसे UNEP, UNDP, फिर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जैसे वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय NGO भी शामिल है। ये कुल मिलाकर 18 एजेंसियां हैं जो GEF के प्रोजेक्ट्स को लागू करती हैं। 18 एजेंसियां? तो इसका मुख्य काम क्या है फिर? GEF का मुख्य काम है विकासशील देशों और जो ट्रांजिशन इकोनॉमी वाले देश हैं उनको उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना जिनसे ग्लोबल पर्यावरण को फायदा पहुंचता हो। जैसे बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना, भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय जल की सुरक्षा और जो खतरनाक केमिकल्स हैं उनका मैनेजमेंट। ये उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज या बायोडायवर्सिटी पर जो कन्वेंशंस हैं। और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस CSOs के साथ भी मिलके काम करता है। तो ये एक तरह से पर्यावरण समझौतों को हकीकत में बदलने के लिए फाइनेंशियल इंजन का काम करता होगा। इसका मतलब है कि ये दुनिया भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करता होगा। हाँ बिल्कुल, ये 183 देशों में हजारों परियोजनाओं को अरबों डॉलर की फंडिंग दे चुका है। अरबों डॉलर्स? हाँ, और इसके काम का मूल्यांकन एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस और एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल द्वारा लगातार किया जाता है, ताकि ये पता चले कि पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। हाँ, और उससे प्रभावी नतीजे मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, विज्ञान की बात चली है तो जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC। हाय, इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ये कैसे काम करता है? UNEP से अलग है? हाँ, IPCC की भूमिका बिल्कुल अलग है। इसे 1988 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UNEP ने मिलकर बनाया था। अच्छा, WMO और UNEP? हाँ, और IPCC खुद कोई रिसर्च नहीं करता। नहीं, और ना ही ये जलवायु के आंकड़ों की निगरानी करता है। इसका काम है दुनिया भर में जो भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशो इकोनॉमिक रिसर्च हो रहा है, उसका निष्पक्ष और व्यापक मूल्यांकन करना, मतलब उसको असेस करना। तो ये एक तरह से दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों के काम का निचोड़ निकालकर पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि भाई देखो, विज्ञान ये कह रहा है। बिल्कुल सही। IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं हर कुछ सालों में, हाँ, सुना है उनके बारे में। वो जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी समझ का सबसे भरोसेमंद और व्यापक स्रोत मानी जाती हैं। ये रिपोर्टें बताती हैं कि जलवायु क्यों बदल रहे हैं, इसके क्या असर हो रहे हैं और भविष्य में क्या हो सकता है, और इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, मतलब अडैप्टेशन और मिटिगेशन। और इन रिपोर्टों का वजन कितना होता है? क्या सरकारें इन्हें सीरियसली लेती हैं? बहुत ज्यादा। IPCC की रिपोर्टें ही UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का वैज्ञानिक आधार बनती हैं। अच्छा। जब आप सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की जरूरत है, तो ये आंकड़ा IPCC के आकलन पर ही आधारित होता है। ये रिपोर्टें दुनिया भर की सरकारों को अपनी जलवायु नीतियां बनाने के लिए मजबूत वैज्ञानिक आधार देती हैं। चलिए अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और वनों यानी जंगलों की बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके मैनेजमेंट के लिए भी कुछ खास संगठन काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO उनमें से एक है।
हाँ, ITTO ये 1986 में बना था जब ट्रॉपिकल वनों की कटाई को लेकर चिंता बढ़ रही थी। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सदस्य देशों की सरकारों का समूह। ठीक है। इसका एक अनोखा पहलू ये है कि इसमें लकड़ी उत्पादक देश जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया और उपभोक्ता देश जैसे जापान, यूरोपियन यूनियन के देश दोनों शामिल हैं। फिलहाल इसके 73 सदस्य हैं। अच्छा, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक ही मंच पर हैं। इसका मकसद क्या है फिर? इसका दोहरा मकसद है, एक तो ट्रॉपिकल वनों का संरक्षण और उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक, और साथ ही ट्रॉपिकल लकड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन वो लकड़ी जो सस्टेनेबल यानी टिकाऊ स्रोतों से आती हो। ये संतुलन साधना तो मुश्किल लगता है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन यही ITTO का मुख्य काम है। ये संतुलन कैसे साधता है, मतलब करता क्या है ये? ITTO कई लेवल्स पर काम करता है। ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस विकसित करता है। ओके। ये सदस्य देशों को ऐसी नीतियां अपनाने और लागू करने में मदद करता है, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट्स को फंड भी करता है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी फंड करता है? हाँ, जैसे वन संरक्षण, रिफॉरेस्टेशन, स्थानीय समुदायों की मदद और लकड़ी उद्योग को बेहतर बनाना। साथ ही ये ट्रॉपिकल लकड़ी के बाजार पर नजर रखता है, डेटा इकट्ठा करता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश करता है। वनों से जुड़ा एक और फोरम है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच, UNFF। हाँ। ये ITTO से कैसे अलग है? क्या ये भी लकड़ी के व्यापार पे फोकस करता है? नहीं, UNFF की भूमिका ज्यादा व्यापक और पॉलिसी सेंट्रिक है। इसे 2000 में UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के तहत स्थापित किया गया था। अच्छा, इकोसॉक के अंडर। हाँ, ये सभी तरह के वनों के लिए है, सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं। ओके। इसका मुख्य काम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल मंच देना। इसका ज्यादा जोर पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर है। तो ये ज्यादातर नीति और कोऑर्डिनेशन पर काम करता है, प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह नहीं? हाँ, मुख्य रूप से वही। ये सदस्य देशों के लिए, जिसमें UN के लगभग सभी देश शामिल हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो वनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सके, लक्ष्य तय कर सके और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सके। इसने 2017 में वनों के लिए पहली UN स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2030 भी अपनाई थी। इसमें वनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए 6 ग्लोबल लक्ष्य रखे गए हैं। ये सीधे तौर पर प्रोजेक्ट्स फंड नहीं करता, जैसे ITTO या GEF करते हैं। ये वैश्विक स्तर पर सहमति बनाने और एक्शन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ठीक है। वनों की कटाई का एक बड़ा कारण कुछ खास कमोडिटीज का उत्पादन भी है ना, जैसे पाम ऑयल, सोया, बीफ। क्या इस समस्या से निपटने के लिए भी कोई खास पहल है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस यानी उष्णकटिबंधीय वन गठबंधन तस्वीर में आता है। TFA। हाँ, ये 2012 में रियो +20 सम्मेलन में शुरू हुआ था और ये एक अलग तरह का मॉडल है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अच्छा, मतलब सरकारें और कंपनियां साथ में? हाँ, इसमें सरकारें, बड़ी कंपनियां। कौन सी कंपनियां? वो जो पाम ऑयल, सोया, बीफ या कागज जैसे उत्पाद बनाती या खरीदती है। और सिविल सोसाइटी संगठन जैसे पर्यावरण NGOs, ये सब मिलके काम करते हैं। अच्छा। लक्ष्य है इन प्रमुख वस्तुओं की जो सप्लाई चेन्स हैं, उनसे वनों की कटाई को खत्म करना। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस्तेमाल की चीजों के लिए जंगल ना कटे। हाँ, इसको ऐसे समझे कि बड़ी कंपनियां और सरकारें मिल के कोशिश कर रही हैं कि आपके पसंदीदा चॉकलेट या कॉफी के लिए जंगल ना काटे जाएं। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये नियम बनाता है? नहीं, TFA सीधे तौर पर नियम नहीं बनाता। ये वॉलंटरी एक्शन यानी स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। ओके। पार्टनर्स अपने लेवल पर और मिलकर कदम उठाते हैं ताकि उनके सप्लाई चेन्स टिकाऊ बने। ये पॉलिसी में बदलाव, बाजार आधारित समाधान और बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए वनों की कटाई के मुख्य कारणों से निपटने की कोशिश करता है। और इसकी फंडिंग? इसे UK, नॉर्वे और नीदरलैंड्स जैसी सरकारों से GEF के जरिए फंडिंग मिलती है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? अच्छा, तो ये इसे बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ने में मदद करता होगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हमने जंगलों की बात की, अब एक और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम पर आते हैं, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि।
इनके संरक्षण के लिए कौन काम करता है? आर्द्र भूमियों के लिए सबसे प्रमुख ग्लोबल संगठन है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड्स इंटरनेशनल। हाँ, ये एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट संगठन है जो पूरी तरह से आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने और उन्हें पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है, लोगों और बायोडायवर्सिटी दोनों के लिए। स्वतंत्र संगठन मतलब ये यूएन या सरकारों का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। हालांकि इसे दुनिया भर की सरकारों और दूसरे एनजीओ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ओके। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, लेकिन ये दुनिया भर में काम करता है, खासकर डेवलपिंग देशों में। इनके करीब 20 रीजनल और नेशनल ऑफिस हैं। इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। जैसा कि स्रोत बता दें, ये सिर्फ वेटलैंड से शुरू नहीं हुआ था, है ना? हाँ, सही कह रहे हैं। इसकी जड़ें तो 1937 तक जाती हैं। तब ये इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी के रूप में शुरू हुआ था। वाइल्ड फाउल मतलब पक्षी? हाँ, मुख्य ध्यान जल पक्षियों पर था, जैसे बत्तख, हंस वगैरह, उनकी सुरक्षा पर। अच्छा। इसने अमेरिका और एशिया में इसी तरह के संगठनों के साथ विलय किया और 1995 में औपचारिक रूप से वेटलैंड्स इंटरनेशनल नाम अपनाया। आज ये वेटलैंड से जुड़े हर पहलू पर काम करता है, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर पॉलिसी एडवाइस और जमीनी स्तर पर संरक्षण परियोजनाओं तक। तो हमने आज कई अलग अलग तरह के संगठनों को देखा। यूएनईपी जो वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है, यूएनडीपी विकास में मदद कर रहा है, जीएफ पैसा मुहैया करा रहा है, आईपीसीसी विज्ञान बता रहा है, और आईटीटीओ, यूएनएफएफ, टीएफए और वेटलैंड्स इंटरनेशनल जैसे संगठन खास इकोसिस्टम या मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।